थर्ड पोल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स में इससे जुड़े हुए फैक्ट्स क्या हैं और मेंस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मेंस पे क्वेश्चन बनेगा, जलवायु परिवर्तन ने थर्ड पोल के लिए क्या चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। ये क्वेश्चन बनेगा मेंस में और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले जानिए कि थर्ड पोल क्या है, इससे जुड़े हुए फैक्ट्स क्या हैं। जो हिंदू कुश हिमालय रीजन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन पूरे इलाकों तक फैला हुआ है और इसका जो विस्तार है लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है। तो इसको अगर हम मानचित्र में देखें, ध्यान से देखिएगा मानचित्र, ये मानचित्र एकदम क्लियर कर देता है कि हिंदू कुश रीजन क्या है। इसमें जो ग्रीन कलर का जो एरिया है, ये पूरा हिंदू कुश एरिया है और इसी पूरे हिंदू कुश रीजन को थर्ड पोल कहते हैं। थर्ड पोल क्यों कहते हैं? हमारे जो दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है। उसके बाद तीसरा जो सबसे इलाका जो जहां पर बर्फ सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो ये हिमालयन रीजन है, ये हिंदू कुश रीजन है। ये जो ग्रीन शेड में आप देख रहे हैं। और फिर ब्लू शेड में क्या है? ब्लू शेड में इनसे निकली हुई नदियां हैं। तो आपके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो आप देखिए क्या कहां कहां से बनते हैं। एक बार यहां रिपीट फिर से करता हूं कि जो ब्लू वाला एरिया है वो रिवर बेसिन है और डार्क ग्रीन जो है हिंदू कुश हिमालयन रीजन है। इसी डार्क ग्रीन रीजन को थर्ड पोल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा बर्फ का भंडार पाया जाता है और ये जो इलाका है क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही सेंसिटिव है। दूसरा, पहली चुनौती, दूसरी क्या चुनौती है? यह पर्वतीय क्षेत्र बहुत ही दुर्गम है, इसलिए वैज्ञानिकों को यहाँ पर आंकड़ों को इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तरह का क्रायोस्फेरिक जोन है, विशाल क्रायोस्फेरिक जोन है और यहाँ पर दुनिया की 10 प्रमुख नदियां निकलती हैं। कौन सी 10 प्रमुख नदियां निकलती हैं? ये है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इरावती, सलवीन, मिकांग, येलो, यांगत्जी, अमू दरिया और तारीन। ये जो 10 नदियां हैं इनका लोकेशन देखिए। अमू दरिया इंडस यानी कि सिंध, तारीन गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावती, सलवीन, मिकांग, यांगत्जी और येलो, ये नदियां हैं। ये नदियां किन देशों में स्थित हैं? इनका हिंदू कुश का जो पोजीशन है, नॉर्थ में है, साउथ इलाके में, पूर्वी में है या पश्चिमी है, इन सबको आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो अमू दरिया का इलाका है, ये देखिए भारत के पश्चिमी पश्चिमी जो हिस्सा है भारत का, हिंदू कुश का, वहां से जुड़ा हुआ है। तारीन ये जो मंगोलिया के रीजन में है। ब्रह्मपुत्र गंगा ये सभी लोग जानते हैं। इरावदी और सैल्वीन ये देख लीजिए। मिकोंग दक्षिण पूर्वी एशिया में। यांगत्जी और येलो ये जो नदियां हैं उनको आपको देखना है। कितनी पॉपुलेशन इन पर डिपेंड करती है, इस पूरे इलाके में कितनी आबादी अपने आजीविका के लिए निर्भर करती है। उनमें सबसे बड़ी आबादी है दक्षिण पूर्वी एशिया का यांगत्जी। यहाँ पर 600 मिलियन से ज्यादा, लगभग 61 करोड़ लोग यहाँ पर अपनी आजीविका के लिए इस पूरे बायोडाइवर्सिटी पर निर्भर करते हैं। और उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा क्या है, ये क्रम समझिएगा, क्रम समझिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कंसेप्चुअल सीक्वेंस पे आ रहे हैं आपकी परीक्षा में। गंगा नदी का जो एरिया है ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे कौन है? इंडस सिंध का जो एरिया है। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है? येलो, येलो जो नदी है वो है। और जो सबसे कम है वो क्या है? तैरीन, तैरीन का इलाका जो है, ये जो अफगानिस्तान के बाद के जो इलाके हैं वो। तो ये आपके प्रीलिम से संबंधित बातें हो गई थर्ड पोल में। ये जो इलाके हैं ये पूरी धरती के लगभग
एक चौथाई इलाके को पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं। इनका महत्व देखिए, ये धरती के एक चौथाई आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं और यहाँ पर 200 करोड़ की आबादी निवास करती है। तो ये इनका महत्व हो गया। ये महत्व हो गया आपके थर्ड पोल का। जो तीसरा ध्रुव है उसका मानव के अस्तित्व में क्या भूमिका है। पीने का पानी ना रहे तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो सिंचाई और जल विद्युत योजनाएं हैं वो हमारे लिए, हमारे आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, ये जो इलाके हैं दुनिया के सबसे बड़े पर्वत समूह, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, अनूठी लोक संस्कृति, मतलब ये कल्चर से भी रिलेटेड एरिया है। यहाँ बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, धार्मिक मान्यताएं पाई जाती हैं, रीत रिवाज अलग है, बोलियां अलग हैं। बताइए, इतने बस इलाके में दुनिया भर की बोलियां हैं, प्रजातियां हैं, फ्लोरा फौना है और प्राकृतिक संसाधनों से बड़ा ही संपन्न इलाका है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों की वजह से आज ये लाइवलीहुड, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड और पानी का संकट, ये सारी चीजें झेल रहा है। ये सारी चुनौतियां हैं। ये आपके मेंस में यही चीज आपको लिखना है कि तीसरा ध्रुव क्या है, इसमें कौन से इलाके आते हैं, हाल के दिनों में इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उनमें आप यही चुनौतियां आप लिखेंगे। आजीविका, बायोडाइवर्सिटी, ऊर्जा, भोजन और पानी का संकट। जब पानी का संकट होगा यहाँ पे तो दुनिया की एक चौथाई आबादी को पानी ही नहीं मिलेगा। एक चौथाई आबादी को पानी प्रदान करता है और अगर यहाँ संकट हो गया तो दुनिया की एक चौथाई आबादी अस्थिर हो जाएगी और ये अस्थिर हो गई है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बात करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। इस चित्र को जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्रे कलर का एरिया है वो हिंदुकुश हिमालय की बात करता है। नॉर्थ एरिया में ये पूरा जो ग्रे एरिया है ये हिंदुकुश हिमालय है। इसमें जो ग्रीन बेल्ट है वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। ग्रीन बेल्ट क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज, जो संरक्षित क्षेत्र हैं जिनके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था। तो आपको ये देखना है इस पूरे मैप में ग्रीन इलाके हैं कहाँ कहाँ। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए एक बार, दक्षिण पूर्वी एशिया में, भारत में देख लीजिए, भारत में प्रोटेक्टेड एरियाज की क्या स्थिति है। बड़ी बुरी हालत है अपने देश की, देख रहे हैं। ऐसे भारत में जैव विविधता इतनी ज्यादा है और प्रोटेक्टेड एरियाज देख रहे हैं कैसे बिखरे हुए छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दिख रही हैं आपको। सबसे ज्यादा आपको दक्षिण पूर्वी एशिया और फिर इन इलाकों में आप देख सकते हैं जहां मैं एरो ले जा रहा हूं। उसके बाद आप हिमालय रीजन देखिए, ये जो डार्क ग्रे कलर में है। तो यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो है ये इलाका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में आपको बताया जा चुका है। ऐसे इलाके जहां पर बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक मात्रा में और जिसका घनत्व सबसे ज्यादा हो वो हॉट स्पॉट कहलाता है। सबसे हॉट इलाका, सबसे महत्व का इलाका। तो यहाँ पे 4 इलाके हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। पहला हिमालयन रीजन, दूसरा इंडो बर्मा रीजन, ये है इंडो बर्मा रीजन। तीसरा माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी चाइना। इसको यहाँ पे हमने थोड़ा सा पिंकिश कलर में दिखाया है, ये आप देखिए, दक्षिण पश्चिमी चाइना का जो इलाका है। और फिर माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, इसको हमने बाहर डार्क शेड दे दिया है, दक्षिण सेंट्रल एशिया का। ये आप देख रहे हैं कितना छोटा सा इलाका ऊपर, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया हमारा हॉट स्पॉट है। ये चौथा हॉट स्पॉट है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर जो अफगानिस्तान के ऊपर थोड़ा सा एरिया जो है मध्य एशिया का, ये हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। जो 4 जो हॉट स्पॉट मैंने यहाँ बताया, एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये पूरा हिमालयन रीजन, ये पहला बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट 1 नंबर। दूसरे नंबर पे इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन में ये पूरा इलाका आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। तीसरा क्या है? माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, ये जो हमने आपको हल्का सा ब्राउनिश कलर में दिखाया है। और फिर माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यहाँ पर ये छोटे से जो स्पॉट्स हमने दिखाए हैं, 4 इलाके हैं। तो ये आपको 1 2 3 4 करके आपको क्रम सजाने को कह देगा।
है ना। तो यहाँ पे एक क्रम आप समझ लीजिएगा। तीसरा ध्रुव और जलवायु परिवर्तन। तीसरे ध्रुव में जलवायु परिवर्तन चिंता का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ये शार्ट नोट में जो आएगा उसमें ये चीजें आप लिखेंगे। यहाँ की जो पर्वतीय प्रणालियां हैं जलवायु परिवर्तन के लिए काफी सेंसिटिव होती हैं, और यहाँ जो रिवर बेसिन है, नदी बेसिन है, यहाँ पे अगर बदलाव आते हैं तो करोड़ों लोगों के जीवन पर, उनके आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की दर दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे कहीं ज्यादा है, और इसी कारण इस इलाके की स्थिरता और समृद्धि खतरे में है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करते हैं फटाफट, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। इरावदी डॉल्फिन को WPA 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इरावदी डॉल्फिन को, एक तरह की डॉल्फिन है। WPA क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और इसकी किस अनुसूची में है? अनुसूची 1 में शामिल है। देखा था ना इस बार क्वेश्चन कैसे आए थे? जब अगर आपको चारों ऑप्शन समझ में आते हैं तब आप अपने अपने आंसर लिख पाएंगे, और अगर नहीं समझ में आते हैं तो नहीं लिख पाएंगे। तो इरावदी डॉल्फिन को WPA 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, और ये सबसे अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? चिल्का झील में पाए जाते हैं। तो पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट है स्टार टॉर्टॉइज, जो सितारे वाले कछुए होते हैं ना, ऐसे कछुए जिनके पीठ पीठ पर ये सितारे नुमा संरचनाएं होती हैं। ये आप देखिए, ये हमने चित्र में दिखाया है। इनका एक पुनर्वास केंद्र बनाया गया, और ये पूरे भारत में सिर्फ एक पुनर्वास केंद्र है। वो कौन सा इलाका है? केरला का चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कॉपी में नोट करिए, केरला का चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो स्टार टॉर्टॉइज, ऐसे कछुए जिनका जो ऊपर का जो शल्क है, जो उनका पीठ पे जो संरचना है वो सितारे की तरह होती है। ये बड़ी दुर्लभ प्रजातियां हैं, तो उनका पुनर्वास यहाँ पे किया जा रहा है चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य में। आइए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करते हैं। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो भारत में शुष्क और अर्ध शुष्क घास के मैदानों में पाए जाने वाले सभी उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा वेट का होता है। इसका वेट सबसे ज्यादा होता है उन पक्षियों में, और इसका वेट होता है तकरीबन 14 किलो से 15 किलो के बीच में। 14 किलो से 15 किलो के बीच में होता है। राजस्थान का ये बड़ा ही प्यारा और महत्वपूर्ण पक्षी है, और इसके भी अस्तित्व को खतरा है। राजस्थान में इसको किस नाम से पुकारते हैं? ये हमने जो येलो कलर का ये पक्षी दिखाया है ना यहाँ पे, यही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान में इसको कहते हैं गोदावन। क्या कहते हैं? गोदावन। इसमें जो फैक्ट है ध्यान से देखिएगा। सबसे अधिक वजन का मैंने बताया। राजस्थान में क्या है? इसको नाम गोदावन है। WPA की कौन सी अनुसूची में है? ये भी अनुसूची 1 में है, और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। राजस्थान का स्टेट बर्ड है। ये तीसरा फैक्ट हो गया। दूसरा, भारतीय उप जो महाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके लिए इंडेमिक है। इंडेमिक का मतलब यह प्रजाति का जो मूल स्थान है, जन्म स्थान है, जो नेटिव प्लेस है, वो भारतीय उप महाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और भारत में सिर्फ 6 राज्यों में पाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। ये जो 4-5 फैक्ट्स बताया है मैंने, इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा। अमूर फाल्कन जो है एक प्रवासी पक्षी है। ये एक तरह का बाज होता है। ये बाई तरफ हमने चित्र में दिखाया है, और ये मंगोलिया में पाया जाता है, और मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका के बीच जाता है। क्यों जाता है? जब मौसम बदलते हैं तो होम्योस्टेटिस की घटनाएं होती हैं। होम्योस्टेटिस आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, अगर आप भूल गए होंगे, और मुझे विश्वास है कि आप भूल गए होंगे
तो उसका क्या तरीका है, उसका वीडियो पड़ा हुआ है और उसका लिंक जो है मैं ये वीडियो जब पोस्ट करूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। होम्योस्टैटिस का एक तरीका होता है प्रवास, माइग्रेशन। माइग्रेशन करके पक्षी जो हैं अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करते हैं और अपने अस्तित्व की सुरक्षा करते हैं। यही चीज अमूर फाल्कन के साथ होता है। अमूर फाल्कन एक प्रवासी पक्षी है और हर साल मंगोलिया से जब दक्षिण अफ्रीका की उड़ान करता है तो बीच में एक इलाका है जहां भारत में रुकता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोयंग लेक। दोयंग लेक उसका नाम है। मॉनिटर पे आप देख लीजिए उसका स्पेलिंग, दोयांग लेक। ये नागालैंड में है। ये चित्र में दाहिनी तरफ का एरिया है। बहुत ही सुंदर इलाका है दोयंग लेक, बहुत ही सुंदर है। कभी मौका मिले तो जाइए। और भारत के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, घूमने लायक स्थलों में से एक है दोयंग लेक। और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए। अगला फैक्ट है नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर। और इसको WPA की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो मैं आज जितने भी पक्षी बता रहा हूं या पशु बता रहा हूं और WPA की अनुसूची 1 के तहत ही सूचीबद्ध हैं। और इसको जो है ये जो है पश्चिमी घाट के लिए इंडेमिक है। मतलब भारत में जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं वो इसका मूल स्थान है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। और ज्यादातर जो नीलगिरी तहर है वो केरल के मन्नार में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला जो फैक्ट है वो एशियाटिक लायंस के बारे में है। ये भी आपकी अनुसूची 1 में है WPA, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का जो अनुसूची 1 है। और जो एशियाई शेर है वो सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट एक और है जो आपको याद रखना है। गुजरात के गिर वन में एक वायरस आया था जिसकी वजह से गुजरात के गिर वन के ढेर सारे शेरों की मृत्यु हो गई थी। उस वायरस का नाम आप नोट करिए, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, इसको CDV भी बोलते हैं। और इसी के बाद भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने एशियाई शेरों के संरक्षण की परियोजना शुरू की। आइए तितलियों पे एक अच्छा सा फैक्ट देखते हैं। तमिल यमन जो है पश्चिमी घाट की एक तितली प्रजाति है। बाईं तरफ का जो पीले रंग का हल्का सा येलोइश कलर में हमने दिखाया है, ब्राउन और येलो के बीच में, इतनी सुंदर सी तितली है। और तितलियां तो बहुत सुंदर होती हैं, भगवान की बनाई हुई दुनिया है। तो ये जो है तमिल यमन जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती है और तमिलनाडु ने इसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। तमिलनाडु की स्टेट बटरफ्लाई कौन सी है? तमिल यमन। तो फिर ब्लू मॉर्मन कौन है? ये महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई है। बटरफ्लाईज बायोडाइवर्सिटी को बनाने में और संरक्षण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने इसके लिए बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो उसी का एक हिस्सा है जो तमिलनाडु में स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया, तमिल यमन को। और महाराष्ट्र ने ब्लू मॉर्मन को, ये जो नीले रंग की तितली है ब्लू मॉर्मन है, उसका स्टेट बटरफ्लाई है। ज्यादातर ऊंट पानी में नहीं तैर सकते, लेकिन गुजरात में खराई ऊंट पाए जाते हैं, खराई कैमल्स पाए जाते हैं जो पानी में तैर सकते हैं लगभग 3 किलोमीटर तक। तो इस ऊंट की प्रजाति का नाम नोट करिए। और कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में खराई ऊंट पाए जाते हैं। और क्यों ये पानी में जाते हैं? ताकि ये मैंग्रोव की तलाश कर सकें। वो मैंग्रोव का भोजन करते हैं, उस मैंग्रोव को खाते हैं। उसकी तलाश में 3-3.5 किलोमीटर तक अंदर तक तैर कर पहुंच जाते हैं। और वहां के कुछ समुदाय जो हैं, वहां के जो जाट परिवार हैं, खराई ऊंटों के पारंपरिक पालक हैं। एक मेढक है बैगनी कलर का, पर्पल फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नाम है नासिक बत्राचस सयाद्रिसिस।
नासिक बत्राचस सह्याद्रिसिस। ये पर्पल मेढक है, पर्पल कलर का फ्रॉग है, और आईयूसीएन ने इसको लुप्त प्राय प्रजाति में सूचीबद्ध किया है। और ये पश्चिमी घाट का स्थानिक है, मतलब इंडेमिक है। भारत में जो वेस्टर्न घाट है वहां की इंडेमिक स्पीसीज है, मतलब वहां की मूल स्पीसीज है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो आवास हैबिटेट की खोज की गई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि करोड़ों साल पहले ये डायनासोर के साथ रहता था, यानी कि एक तरह का जीवाश्म है, डायनासोर के साथ रहता था। और इसे इसीलिए इसको कहते हैं जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें से निम्नलिखित में से किस जीव को लिविंग फॉसिल कहते हैं, तो आपका जवाब होगा पर्पल फ्रॉग, नासिक बत्राचस सह्याद्रिसिस। ये बैगनी कलर का जो मेढक है। गोवा का जो राज्य पक्षी है वो कौन है? फ्लेम थ्रोटेड। फ्लेम थ्रोटेड जो है ये गोवा का राज्य पक्षी है।